Hello guys, welcome back to our channel Prep and Learn, and we are back with a new chapter Advocate General of State and Constitutional Bodies। हमने बाकी जितनी भी थी सारे कवर कर लिए, कि ये बचा हुआ था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आज हम कवर कर लेंगे और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर कर दिए गए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड it will take only your 10 to 20 seconds, so please like share and subscribe। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। तो आर्टिकल 165 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दिया गया है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का एक ऑफिस होगा, ठीक है। एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, ये याद रखना, इन द स्टेट। और कंट्री में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर हमने इसके पहले ही कवर किया था, जस्ट पहले, मतलब हमारा जो लास्ट लेक्चर था वही था। तो अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट एंड टर्म क्या होता है एडवोकेट जनरल का, और कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एंड क्वालिफिकेशन क्या है एडवोकेट जनरल की? तो एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर वो जज बनने का क्वालिफिकेशन रखते हैं हाई कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हाई कोर्ट जज का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड कि 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड किए होने चाहिए, या फिर 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एज एडवोकेट रहे हों। तो ये क्वालिफिकेशन है एडवोकेट जनरल की, या यूँ कहे कि जज ऑफ हाई कोर्ट का। एंड टर्म क्या है? टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिक्स नहीं किया गया है। एंड फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। रिमूवल कैसे होगा ये भी मेंशन नहीं है, ग्राउंड्स भी मेंशन नहीं है, प्रोसीजर भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये कि गवर्नर के प्लेजर पे ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर है स्टेट के लिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट ही मे बी मूव्ड, सॉरी, ही मे बी रिमूव्ड बाई गवर्नर एट एनी टाइम, ठीक है। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाई रेजिग्नेशन। किसको देंगे? तो गवर्नर को ही देंगे। एंड कन्वेंशनली अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है, रिप्लेस कर दी जाती है, तो उन्हें भी रिज़ाइन करना होगा। एंड सैलरी क्या होगी इनकी? सैलरी अलाउंसेस जो भी है, इसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन, जिसके अंदर सैलरी अलाउंसेस पेंशन सब कुछ आ जाता है। तो ये भी फिक्स नहीं किया है गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एंड ये डिटरमाइन कौन करता है? ये डिटरमाइन करते हैं गवर्नर कि उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, आई मीन कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या हैं। तो ये बहुत छोटा ही चैप्टर था, ठीक है। एज अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, स्टेट में ये चीफ लॉ ऑफिसर हैं, तो इनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। क्या ड्यूटीज़ हैं? टू एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन सच, मतलब ये स्टेट के गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, कोई भी लीगल मैटर है जो कि गवर्नर ने उनको रेफ़र किया है, तो वो सारे उस टाइप के मैटर्स में एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर। गवर्नर के द्वारा कोई भी ड्यूटीज़ जो कि लीगल कैरेक्टर की है, असाइन की गई है उनको, तो वो भी वो परफॉर्म करते हैं। एंड कुछ फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर लॉ में मेंशन किया गया है कि ये फंक्शन जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द एडवोकेट जनरल इज इंटाइटल टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, और उनके पास राइट टू स्पीक भी है। एंड किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस में, या कोई कमिटी है स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उसमें भी वो एज अ मेंबर, मतलब उनका नाम जो है वो एक मेंबर की तरह दिया जाएगा, कि जैसे काउंट होता है ना कि इतने मेंबर हैं इस हाउस के अंदर, मतलब इस प्रोसीडिंग में भाग लिए, तो उसमें उनका भी नाम काउंट होगा, बट उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा ऐसे में, ठीक है। एंड ही एंजॉयज ऑल प्रिविलेज, जितने भी प्रिविलेजेस हैं या इम्यूनिटीज़ हैं जो कि एक
स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को मिलती है वो सारी इनको भी मिलेंगी। अब कुछ जो आर्टिकल्स हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि आर्टिकल 165 जो है उसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का एक ऑफिस होगा, ये बताया गया है। आर्टिकल 177 में राइट्स दिए गए हैं एडवोकेट जनरल को एज रेस्पेक्ट द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड कमिटी, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में मतलब वो जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी कमेटी में जाके बैठ सकते हैं इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर के। तो वो है आर्टिकल 177 में। एंड आर्टिकल 194 इसके अंदर पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दी गई हैं एडवोकेट जनरल की। तो अभी हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर कर लिए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 76 जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। कैग का जो आर्टिकल है वो 148 है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो 165 है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो 243 क्लॉज 1 है। एंड आर्टिकल 343 के इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 43 जेड डी इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर तो ये कुछ चीज़ें जो है ना ये सब नहीं दी गई है। तो आप यहाँ से ही ध्यान रख लेना, क्योंकि इसका जो आर्टिकल है वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एंड आर्टिकल 43 जेड ई के अंदर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 279 ए जिसमें कि जीएसटी काउंसिल के बारे में दिया गया है। एंड फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर दिया गया है। देन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन जो है वो आर्टिकल 307 के अंदर दिया गया है। यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में दिया गया है। एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 के अंडर आता है। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये है आर्टिकल 338। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 ए। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये है आर्टिकल 338 बी। देन आर्टिकल 339 के अंदर शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन आता है, ठीक है। आर्टिकल 340 के अंदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आता है। एंड आर्टिकल 344 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आता है। देन आर्टिकल 350 बी इसके अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आता है। तो इन सारे टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक हमने डिटेल में किए हैं, तो सबसे पहला तो आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, देन इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, देन एक पीछे था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इतने सारे लेक्चर्स हमने कवर किए हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।